जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिख सेना क्या कहलाती थी? अकाली, सिंह दल, खालसा या गुरुद्वारा? तो देखिए, सिख सेना कहलाती थी खालसा। क्या कहलाती थी? खालसा। ठीक है। गुरु हरगोविंद ने सर्वप्रथम सिखों में सैनिक भावना पैदा की, सैनिक शिक्षा प्रारंभ की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। इस तरह सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। याद रखिएगा। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी और गोविंद सिंह ने 80,000 की खालसा सेना तैयार की थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि इसको हटा देता हूं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को या अंग्रेजों को? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, पुर्तगालियों को। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर आपका कमागडाबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा ने अपना बेड़ा उतारा। याद रखिएगा। और कालीकट के हिंदू राजा जमोरिन ने उसका हार्दिक स्वागत किया और उसे मसाले एवं जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? ऑप्शन है एलिजाबेथ, मैफ्लावर, रेड ड्रैगन या बंगाल। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था, जो ब्रिटेन के डेप्टफोर्ट डॉकयार्ड में 1595 में बना था और पहले इसका नाम स्पेनिश मैन रखा गया। फिर बाद में इसका नाम बदलकर रेड ड्रैगन नाम दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम बार प्रयोग किया गया था। इसकी पहली यात्रा भारत की यात्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, अमुंडसेन, क्रिस्टोफर या जॉन कोबोट? यहाँ पर वास्को डी गामा होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो देखिए, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवर्स का युद्ध या श्रीरंगपट्टनम का युद्ध? क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, वांडीवर्स का युद्ध। वांडीवर्स का युद्ध याद रखिएगा। वांडीवर्स के युद्ध के साथ भारत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत कर दिया, क्योंकि उसमें फ्रांसीसियों की भयंकर हार हुई थी। आगे भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो देखिए, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। इसमें 2 ऑप्शन छूट गया है। तो आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, जो 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में रहा। याद रखिएगा। और इसे पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इन्होंने कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया था और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ रह गया था। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। आगे है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने का बंबई दहेज में दिया गया था? अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड या डेनमार्क? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, पुर्तगाल। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई का द्वीप प्रदान किया और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और 1687 ईस्वी में सूरत की जगह बंबई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से शहरों
तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गला जोड़े बनाए गए हैं। देखिए पांडिचेरी है, फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद है, अहमद शाह, मद्रास है, फ्रांसिस डे, कलकत्ता है, रॉबर्ट क्लाइव, क्या होगा? तो देखिए ये ऑप्शन 4 जो है एक गलत जोड़ा है। जॉब चारनाक जो 1630 से 1692 तक थे, ठीक है, उनको सामान्यतः कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य और राजनीतिक वर्चस्व का स्थापना किया। आगे, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो इसका आंसर होगा पुलिकट। भारतीय उपमहाद्वीप पर डच उपस्थिति 1605 से 1825 तक रही। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने खुद को सबसे पहले कोरोमंडल तट पर स्थापित किया, जहां पुलिकट उनका प्रारंभिक उपनिवेश बना। चलिए अगला है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। असफ जा, इस्माइल मुल्क नहीं होगा, देवराय नहीं होगा, कृष्णदेवराय नहीं होगा, जमोरिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जमोरिन। 11 नंबर है कि पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले के बारे में। पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, ठीक है, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले ने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था और डुप्ले को 12 अक्टूबर 1754 को फ्रांस वापस जाने के लिए जहाज पर चढ़ने को विवश किया गया था। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो देखिए उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था और अली गौहर, जिसे शाह आलम द्वितीय नियुक्त के नाम से जाना जाता है, उस समय मुगल सम्राट के पद पर आसीन था और मराठा अधिराज के अधीन उसे दिल्ली का सिंहासन सौंपा गया था। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर की नीति को विकसित करने का श्रेय भारत में पुर्तगाली स्वामित्व के प्रथम वायसराय डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को दिया जाता है। इस नीति के अनुसार पुर्तगालियों को हिंद महासागर और अरब सागर में एकमात्र व्यापारिक शक्ति होना चाहिए और इसे ब्लू वाटर नीति इसलिए कहा गया क्योंकि पुर्तगालियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किलों का निर्माण करने के बजाय समुद्री क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की। चलिए आगे है कि मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये थे आपका बंगाल के नवाब, ठीक है। कहाँ के थे? बंगाल के नवाब। मुर्शिद कुली खान 1717 से 1772 तक रहे थे, अलवर्दी खान 1740 से 1756 तक थे और सिराजुद्दौला आपका 1756 से 1757 तक थे, ठीक है। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये था आपका ऑप्शन 4, इलाहाबाद की संधि। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट की ओर से पूर्वी प्रांतों बंगाल, बिहार, उड़ीसा से कर प्राप्त करने का दीवानी अधिकार मिला था। एक मिनट, सोलह नंबर है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बख्त खान को, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था।
बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत की थी आपका ऑप्शन 1 रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने, याद रखिएगा, जिसमें कंपनी ने वास्तविक शक्ति प्राप्त की जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब पर थी। और द्वैत शासन प्रणाली के तहत कंपनी को 2 अलग अलग प्रांतों से दीवानी यानी राजस्व और निजामत यानी नागरिक प्रशासन का कार्य मिल गया। मुगल सम्राट से दीवानी और बंगाल के नवाब से निजामत प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया? तो देखिए गुजरात के शासक बहादुर शाह अंग्रेज तो नहीं होगा, पुर्तगाली होगा। ठीक है ना, ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया। पुर्तगाली के साथ उनका युद्ध हुआ था और उसी में वे मारे गए थे। ये कब हुआ था? 1536 में। 19 नंबर है कि सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर से परिवर्तित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 कलकत्ता। सिराजुद्दौला ने 1756 में ब्रिटिश शासन से फोर्ट विलियम जीतने के बाद कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। चलिए 20 नंबर है कि किसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 टीपू सुल्तान, जो हैदर अली का सुपुत्र था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।